परेशान रहते। शिखा, कौन शादी करेगा तुझसे? सारा दिन सोती रहती है ये लड़की। अरे सास ऐसी चीज होती है, उठते ही मुंह में गरमा गरम चाय ना डालो ना तो सारी आग बहू पर निकाल देती है। हाय रे माँ, मशीन ले लेंगे चाय बनाने की, बटन दबाएगी चाय निकल आएगी उसके लिए। क्या जरूरत है सुबह उठने की? बेटा, मशीन तो हर काम कर देती है, लेकिन खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। क्या हमारा जन्म सिर्फ सोने के लिए हुआ है बेटा? अरे क्या बोले जा रहे हो? इसे सीधी बात तो समझ में आती नहीं, उल्टी बात बड़ा समझेगी। माँ पिता शिखा की देर तक सोने की आदत से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन करते क्या, बचपन से ही जो आदत डाल दी थी वो कैसे छूटे। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ये ले, तेरा लंच रखा है, ले ले। शिखा के जाने के बाद दरवाजे में एक साधु आता है। आए महाराज। माँ साधु को खाना देती है। बेटा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो। महाराज जी, मेरी बेटी देर तक सोती है, कोई उपाय बताए जिससे वो जल्दी उठने लगे। इतनी सी बात बेटा, ये है मेरा YouTube चैनल। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, उसमें मैं बताता हूँ सुबह जल्दी उठने के फायदे। तेरी बेटी देखेगी तो इंस्पायर होगी, और क्या, सुबह जल्दी उठेगी। अलग निरंजन। बाबा चले जाते हैं। माँ को भी आइडिया ठीक लगता है कि वो बेटी को ये दिखाकर जल्दी उठने की आदत डाल देगी। माँ तुरंत लिंक अपनी बेटी से शेयर करती है और नीचे लिख देती है, मास्ट वॉच। ओहो, माँ भी ना, पहली बार, लेकिन कुछ भेजा तो है, देख ही लेती हूँ। लेकिन ये क्या, जैसे ही सुबह जल्दी उठने के 10 फायदे मोटिवेशनल बाबा जी को देखती है तो इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह, सुनिए तो, घर में चोर आ गया है, उठिए ना। कहाँ है चोर? बचाओ बचाओ। हे भगवान, उठिए और पड़ोसियों को फोन करके बुलाइए, जाइए। पिता किसी तरह उठता है और फोन देख रहा होता है कि एक बात समझ में नहीं आई, ये चोर गैस क्यों जलाएगा? अरे क्या पता भूखा चोर हो, तुम पड़ोसियों को बुलाओ ना। पिता पड़ोसियों को फोन कर देता है, पड़ोसी बैल बजाते हैं और फिर वो आवाज आती है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। पापा, माँ कोई है, दरवाजे में खोलो ना, मैं पानी गर्म कर रही हूँ। है? चोर तो शिखा की आवाज निकाल रहा है। और तुम पागल हो गई हो, शिखा की ही आवाज है। लग रहा है वो जल्दी उठ गई है। पिता बाहर आता है, वो पड़ोसियों को समझाकर वापस भेजता है। शिखा, क्या हो गया? तो ठीक तो है ना बेटा? शादी की उम्र में ये पगला तो नहीं गई ना जी? लग तो रहा है ऐसा ही। बेटा, प्यार में धोखा तो नहीं मिला ना? तो सो क्यों नहीं रही? धोखा और मेरी बेटी को हाथ न काट दूं उसका। कौन है बेटी, बताओ एक बार मुझे। शिखा सर पर हाथ रख लेती है। आप लोगों की दिक्कत क्या है? मैं सोती थी तो कहते थे सोती रहती है, अब सुबह उठ रही हूँ तो प्यार में धोखा। हटो तुम दोनों। बात तो शिखा सही बोल रही है, जब देर तक सोती थी तो आपको प्रॉब्लम थी, अब उठ रही है तो वो भी हमसे देखा नहीं जा रहा। खैर, शिखा को सुबह उठने के साथ एक शौक और लग जाता है, वो है मोटिवेशनल वीडियो देखने का। बेटा, ये क्या है, सारा दिन क्या देखा करती है? और कल तो तू 6 बजे ही उठ गई थी। हाँ माँ, वो क्या है ना, मैंने देखा था, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम पूरी दुनिया से आगे होते हैं, समझी माँ? मैं तो सोचती हूँ कि मैं अब अपनी सारी पढ़ाई लिखाई सुबह ही किया करूंगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता सुबह में। हाँ बेटा, ये तो है, लेकिन सुबह 6 बजे? चल ठीक है, कोई बात नहीं। शिखा सुबह उठती और पूरे घर में खटर पटर की आवाज करनी शुरू कर देती, जिससे बाकी के घर वाले डिस्टर्ब होते। ये क्या है, सुबह सुबह मिक्सी क्यों चलती है? अरे वो शिखा वेजिटेबल जूस बनाती है ना, इसलिए। अरे ये रोज रोज सुबह की खटपट के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, कोई तो उपाय बताओ। उपाय तो बस ये है कि आप इसकी शादी कर दीजिए, कोई कमी नहीं रही अब हमारी बेटी में, क्यों?
पिता को माँ की बात 16 आने सही लगती है और माँ पिता किसी तरह शिखा की शादी के लिए एक घर देख लेते हैं, जिन्हें जल्दी उठने वाली बहू चाहिए होती है। शादी के बाद ससुराल में अरे शिखा, शिखा, क्या ये मोबाइल देखती रहती हो तुम सारा दिन? सो जाओ, फिर उठती भी जल्दी हो। आपको पता है, ये वीडियो देखो। अरे कैसे सुबह के 3 बजे उठने के 10 फायदे बताए हैं। पागल हो क्या? सुबह के 3 नहीं, रात के 3 बजते हैं, ये भी नहीं पता? लेकिन शिखा जो कि 6 बजे उठती थी, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर से प्रसन्न होकर रात की 3 बजे उठना शुरू कर देती है। बहू आधी रात को कहाँ जा रही है? माँ जी वो क्या है ना, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जिससे क्या होता है ना कि हम दुनिया से आगे होते हैं। मैं मंदिर जा रही हूँ और फिर उसके बाद दूध नहीं है तो मैं दूध लेने जाऊंगी। बहू निकल जाती है रात के अंधेरे में मंदिर और फिर दूध लेने के लिए। लेकिन ये क्या, सभी सो रहे होते हैं और रास्ता पूरा सुनसान होता है। पहले बहू मंदिर जाती है। अरे ये क्या, मंदिर तो खुला भी नहीं है। मुझे तो शिव जी पर जल चढ़ाना था। बहू कलश में जल लेकर शिव जी पर अर्पण करने वाली ही होती है कि पंडित जोर से चिल्लाता है, ए लड़की, क्या कर रही है? शिव जी सो रहे, क्यों परेशान कर रही है उन्हें? सो रहे? अरे सुबह भोर में आपको तो आरती करनी चाहिए, नहा धोकर पूजा पाठ, मंदिर घंटियों से गूंजना चाहिए। लेकिन आप तो बहुत आलसी हैं। सुन लड़की, हमें पंडित आई ना सिखा, 4 पुश्तों से ये काम कर रहा है। रात्रि काल इनका समय है, तो जा, सुबह आना, जा। मंदिर तो बंद होता है, ऊपर से डांट भी पड़ गई। बहू घर वापस आ जाती है। वो चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस जलाती है, ये क्या, अरे दूध, वो तो है नहीं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, दूध लेकर आ जाती हूँ। वही घर में खटर पटर से सास और पति उठ जाते हैं। बहू क्या कर रही है? आधी रात को बाहर मत निकल, ठीक नहीं है बेटा। बात ठीक बोल रही है शिखा, सुबह उठना ठीक है, लेकिन इतनी भी सुबह नहीं कि लोगों को परेशानी हो। सो जाओ, चलो। हाय रे, नहा धोकर सो जाओ। ना ना, मैं तो चली दूध लेने। वैसे भी मैं दुनिया से आगे निकल जाना चाहती हूँ। खैर, बहू तो निकल जाती है, लेकिन पति और सास को शिखा की चिंता होती है। माँ, मैं भी जा रहा हूँ इसके पीछे। हाँ बेटा, लेकिन कब तक? ये तो इसका रोज का ही नाटक हो गया। बहू दुकान में जाती है दूध लेने, लेकिन अरे ये क्या, ये शटर तो गिरा हुआ है। दुकान वालों को भी क्या है। अरे ग्राहक आया है, फिर भी इन्हें कुछ पड़ी नहीं। भैया दुकान खोलो। बाहर सो रहे दुकानदार को सुबह जल्दी उठने वाली शिखा बहुत जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन गहरी नींद में सो रहा दुकानदार उसकी एक नहीं सुनता। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। अरे इतनी देर से सोकर उठता है क्या कोई? तभी तो आज तक सिर्फ एक दुकानदार बनकर रह गया ये। बहू का मोटिवेशन रात के 3 बजे उठने का इतना हाई होता है कि क्या ही बोलना। वो बिना दूध लिए घर वापस आ रही होती है कि उसे कुछ चोर दिख जाते हैं। हे भगवान, चोर! भगवान, चोर! अब मैं कहाँ जाऊँ? उधर चोरों की नजर गहने में लदी हमारी शिखा बहू पर पड़ती है। अरे वो देखो हमारी किस्मत, खुद लक्ष्मी चली आ रही है। अरे वाह, असली बहन है। आज तो ना कोई ताला तोड़ना पड़ा, ना दीवार कूदनी पड़ी। बहू चोरों को देखकर भागने लगती है तो चोर उसे घेर लेते हैं। कहाँ भागी जा रही है आधी रात को? चलो जल्दी से सारे गहने हमारे हवाले कर दो। नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह चोरी? देखिए ये सही नहीं है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सुबह सुबह रात के 3 बजे ये कौन सी सुबह होने लग गई भाई? चल जल्दी से सारे गहने दे। बहू रोने लगती है। हाय रे, मैं कितनी गलत थी। जल्दी उठना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। रात को तो चोर छक्के मिल रहे थे, कितनी मुश्किल से मारे ये गहने दिए थे। बहू गहने उतार कर चोर को दे ही रही थी कि पीछे से पति आ जाता है। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। और भाई साहब जरा पीछे देखिए, तुम लोगों के पीछे पुलिस है। चोर पीछे देखते हैं तो पुलिस खड़ी होती है। दोनों मियाँ बीवी घर आ जाते हैं। भला हो भगवान का जो आप आ गए, नहीं तो मेरे लाखों के जेवर चले जाते।
आधी रात को निकलोगी बहू तो यही होगा ना। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं समझ गई हूँ। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आधी रात को ही उठा जाए। रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई। और क्या, बेटियां तो होती ही है बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है, देखो, मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी, बोल रहे थे कि बस शादी कर लो और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती है। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोच कर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यही नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूँ ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो, देख रहा हूँ मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूँ और ना ही करूंगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली
जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली कैसी है? कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया। अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता। वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहे तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है। उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। अब रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूँ तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है। निशा की सास अंधी थी, वो ठीक से देख नहीं सकती थी, लेकिन शादी के बाद माँ जी खाना खा लीजिए, और हाँ मैं आपको दवाई दे रही हूँ, वो भी खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, तू बस खाना बना ले, मुझे अंदाजा है मैं खुद ही खा लूंगी सब कुछ। रोज सुबह निशा की सास की आदत थी। निशा बेटा, सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको चाकू लग सकता है। नहीं नहीं बहू, मुझे अंदाजा है कि कैसे काटना है, काफी वक्त से कर रही हूँ ना मैं। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत काम करना जरूरी होता है। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है तो दे देती हूँ आपको, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। अरे बहू, काम नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा, बिल्कुल ही अपाहिज हो जाऊंगी। निशा सास को वो जो काम बोलती वो करने दे देती है। एक दिन निशा की सहेली का फोन आता है। सास सुन रही होती है कि वो किसी से बात कर रही है। क्या हो गया रमा, हमेशा परेशान से ही क्यों रहती हो? आ जाओ ना कभी मेरे घर पर। अरे नहीं रे, तुझे परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तेरी सास अंधी है। अरे कैसे मैनेज करती होगी तू अकेले? मेरे घर में मेरी सास कोई काम नहीं करती। मैंने तो इनको साफ कह दिया है कि काम करेंगी तो ठीक है, नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। निशा की सास सहेली की बात सुनकर डर जाती है। वो बिना निशा का जवाब सुने वहां से चली जाती है। सास के जाने के बाद निशा कहती है, अरे नहीं नहीं, मेरी सास तो पूरा काम करती है। वो सब्जी काट देती है तो मैं छोंक देती हूँ,
वो आटा गूंथ देती है तो मैं रोटी बना देती हूँ। अरे माँ जी तो झाड़ू भी इतना अच्छा लगाती है कि किसी को लगे ही नहीं कि किसी अंधे इंसान ने झाड़ू लगाया होगा। तू तो किस्मत वाली है। अरे मेरी सास के तो सारे अंग ठीक होने के बाद भी मगरमच्छ की तरह पसरी रहती है, सारा दिन सारी रात। अरे पता नहीं बुढ़िया को इतनी नींद आती भी कैसे है। खैर, वक्त बीतता है और एक दिन निशा मोहल्ले में पति के साथ जा रही होती है कि सास की सहेली मिल जाती है। अरे आंटी कैसी हैं आप? कहाँ जा रही हैं? तुम लोगों के घर ही जा रही हूँ बेटा, तेरी माँ ने बुलाया है, कह रही थी बहुत जरूरी काम है। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम मेरे मायके जा रहे हैं। अच्छा, आप मम्मी जी के पास रहेंगी तो हम लोगों को कोई चिंता भी नहीं होगी। बेटा बहू चले जाते हैं। सहेली निशा के घर में जैसे ही घुसती है, उसकी सास कहती है, आ गई रीना, जब से अंधी हो गई हूँ तू तो आती ही नहीं घर। अरे क्या बताऊं सीमा, तेरा तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे जैसे ही बेटी की शादी हुई उधर तू अंधी हो गई, कैसे? मतलब समझ में नहीं आया। सास जोर जोर से हंसती है। अरे पागल हो गई है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ठीक हो जाएगी। मन नहीं करता क्या दुनिया देखने का? कल को पोता पोती होंगे, उन्हें कौन खिलाएगा? तेरी भी तो बहू आई है, तेरे भी तो बेटे को बच्चा हुआ, कितना खिला लिया तूने? अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी। लड़की की पहले दिन से ही डिमांड थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना, चाहे जो हो जाए। अब बोल क्या करती मैं? फिर क्या कर लिया तूने? दोनों आंखें होने के बाद भी परेशान ही है ना? हाँ, पर चल कम से कम दुनिया देख तो रही हो ना, तेरी तरह अंधी तो नहीं हो गई। निशा की सास शांत हो जाती है, उनकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। अरे अरे रो मत, क्यों रो रही है? वैसे भी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो देखा जाए। चालाक बहू है और ऊपर से वो बेटे जिन्हें बचपन से सीने से चिपका कर पाला, वो भी बीवियों के कहने पर माँ से लड़ पड़ते हैं। तेरी गुलाबी रंग की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और ये जो चश्मे का फ्रेम है ना, जच रहा है तुझ पर। सहेली शांत हो जाती है। मतलब तू अंधी नहीं है, तू देख सकती है। हाँ, तू मेरी सबसे खास सहेली है, इसलिए बता रही हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। अरे तो फिर अंधी होने का नाटक क्यों कर रही है? दुनिया देख ली है मैंने, देखा है मैंने कैसे सास को देखकर बहुएं रंग बदलती है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। पति का साया तो पहले ही उठ गया, बेटे को बहू ले गई तो क्या करूंगी? सारा काम कर देती हूँ, वो इसी में खुश है। सहेली निशा की सास को गले लगा लेती है। लेकिन झूठ बोलकर कब तक? अरे कब तक ऐसे रहेगी? थोड़ी ही देर में बाहर से बेटा बहू के आने की आवाज आती है। बस चुप कर, जो मैं कर रही हूँ बस साथ दे मेरा, नहीं तो। बहू घर पर आती है, सामने 2 कप में चाय, शादी की एल्बम और कुछ खाने पीने का सामान रखा था। माँ जी, कुछ खाया आपने? खाना क्या है बहू, बस चाय पी है। सब्जी दे दे, मैं काट देती हूँ, रात के खाने की तैयारी हो जाएगी। अरे नहीं माँ जी, मैं खाना बना लूंगी, आप आंटी के साथ बैठिए ना। बहू सारा खाना बनाकर सास को आवाज देती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। माँ जी, ये लीजिए, कटहल खा लीजिए, ये कह रहे थे कि आपको बहुत पसंद है। हाँ, ला दे। बहू सास को रोटी का डिब्बा पकड़ाती है, लेकिन सास नहीं पकड़ती। वो कटहल देना बहू। बहू जल्दी से सास को कटहल दे देती है। अगले रोज फिर सास झाड़ू लगा रही होती है कि बहू कहती है, माँ जी आप ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही, पीछे देखिए कितना सारा कचरा फैला हुआ है, लाइए मैं लगा देती हूँ। सास डर जाती है और पीछे देखती है। कहाँ बहू? अरे कहीं तो नहीं है कचरा, देख। नहीं माँ जी, आप देख नहीं सकती ना, इसलिए आपको नहीं दिखा। बहू सास से झाड़ू लेकर सारे घर में झाड़ू लगा देती है।
सास अब जो काम करने जाती बहू उनसे छीन लेती। क्या बात है बहू, आजकल तुम मुझे कोई काम क्यों नहीं करने देती? माँ जी, काम ही क्या है, हम 3 लोगों के लिए खाना और 2 कमरे की घर की सफाई, ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर बहू ऐसा क्यों बोल रही है। वो कुछ दिनों तक सब देखती है और फिर एक दिन बहू की सहेली आती है। अरे रमा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? बैठ, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं निशा, तू सहेली से बात कर, मैं ले आती हूँ चाय। वाह, क्या बात है, तेरी सास को आंख से दिख भी नहीं रहा लेकिन चाय बनाने को तैयार। और एक मेरी वाली है, हाथ पैर हिलाने के भी पैसे लेती है। वैसे यार आज मैं रिलैक्स हूँ, छोड़ आई मैं उन्हें वृद्धाश्रम। सास डर जाती है और अंदर से चाय बनाकर ले आती है, लेकिन डर के मारे सास के हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। बहू की सहेली बोल पड़ती है। अरे कुछ काम होता नहीं है तो करती क्यों है बुढ़िया, एहसान दिखाने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी इस अंधी को वहीं छोड़ा। नहीं नहीं निशा बहू, मुझे माफ कर दे, गलती से ट्रे गिर गई, मैं सारा काम करूंगी, बस मुझे मेरे बेटे से अलग ना कर, मैं नहीं रह पाऊंगी उसे देखे बिना। बस माँ, यही सुनना था। आप देख सकती हैं, फिर भी डर के मारे जो नाटक आपने अंधी होने का खेला, मैं उसे खत्म करना चाहती थी। माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, मेरे पति की माँ है, मेरे लिए आपकी जगह भगवान से कम नहीं। आप अंधी नहीं भी होंगी तो भी मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करूंगी माँ जी, मेरा विश्वास रखिए। फिर निशा सहेली को देखती है। अच्छा होगा रमा कि तू मेरे घर से चली जाए, क्योंकि मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करते। सास चैन की सांस लेती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। संगीता और प्रदीप की शादी को अभी 1 साल ही बीता था। प्रदीप की बड़ी बहन मेघा शादीशुदा थी और उसका ससुराल भी उसी शहर में था। मेघा का अक्सर अपने मायके आना जाना लगा रहता था। एक बार संगीता और प्रदीप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और जब वो घर पर लौट कर आए तो मेघा भी वहीं थी। भाई, तू भाभी के साथ घूमने गया था, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया या नहीं? मेघा दीदी, ऐसा हो सकता है कि आपके भैया कहीं घूमने जाए और आपके लिए कोई गिफ्ट ना लेकर आए? हम आपके लिए ये ड्रेस लेकर आए हैं। संगीता, तुम अपने लिए कुछ खरीद कर नहीं लाई हो क्या? लाई हूँ ना, मुझे एक ज्वेलरी सेट बहुत पसंद आ गया था तो वो मैंने अपने लिए खरीदा है। मेरा मतलब प्रदीप ने मुझे दिलवाया है। मुझे भी तो दिखाओ कैसा सेट है। ये देखिए दीदी, हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है ना, बस इसीलिए प्रदीप ने मुझे ये दिलवाया। ये क्या भाई, तुम मेरे लिए सिर्फ एक ड्रेस लेकर आया और संगीता को इतना सुंदर ज्वेलरी सेट दिलवा दिया? ये तो बहुत गलत बात है, मुझे भी यही सेट चाहिए। अरे लेकिन मेघा दीदी, ये सेट तो मैंने संगीता को शादी की सालगिरह पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। अब मैं अगली बार आपके लिए भी लेकर आ जाऊंगा। वो क्या है ना प्रदीप, मेरे ससुराल में शादी थी और ऐसा ज्वेलरी सेट पहनने का मेरा भी मन था। तू भी कैसा भाई है, मेरे लिए लेकर आना चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप ये सेट रखो, प्रदीप मेरे लिए और ले आएंगे। अरे नहीं नहीं संगीता, ये तुम क्या कर रही हो? ये खास तोहफा तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। देखा प्रदीप, तुझसे अच्छी तो मेरी भाभी है और वो कह रही है ना कि तू उसके लिए बाद में लेकर आ जाना। थैंक यू संगीता। इतना कहकर मेघा ने संगीता के हाथ से वो ज्वेलरी सेट ले लिया। मेघा के जाने के बाद प्रदीप ने नाराज होते हुए संगीता से कहा, ये तुमने क्या किया संगीता? मैंने इतने प्यार से वो गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीदा था, क्या जरूरत थी मेघा दीदी को देने की? वो आपकी बड़ी बहन है प्रदीप, और वो बार बार कह रही थी कि उन्हें वही सेट चाहिए। अब आप ही बताइए मैं क्या करती? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम संडे को शॉपिंग पर चलेंगे और मैं तुम्हें एनिवर्सरी के लिए एक सुंदर सी साड़ी दिलवा कर लाऊंगा। थैंक यू सो मच प्रदीप, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। संडे के दिन
संगीता और प्रदीप तैयार होकर शॉपिंग करने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे कि मेघा वहां पर आ गई और उन दोनों को तैयार होकर बाहर जाता हुआ देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे संगीता, प्रदीप, दोनों कहीं जा रहे हो क्या? वो कुछ नहीं दीदी, बस मार्केट जा रहे थे। एनिवर्सरी है ना, तो उसी की शॉपिंग करने के लिए। क्या बात है प्रदीप, तू तो आजकल बहुत पैसे खर्च करने लगा है। जब देखो तब संगीता के लिए तोहफे तोहफे। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस एनिवर्सरी पर संगीता के साथ डिनर पर जाने का प्लान था, तो इसीलिए उसके लिए साड़ी लेने जा रहा था। अरे वाह, फिर तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। अच्छा ना दीदी, चलिए आप भी हमारे साथ। उसके बाद मेघा, संगीता और प्रदीप साथ में बाजार जाते हैं। बाजार में एक साड़ी की दुकान पर। वो देखो संगीता, कितनी सुंदर साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, ये साड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। इसका तो कलर भी कितना अच्छा है। दीदी एक काम करिए, ये साड़ी आप अपने लिए खरीद लीजिए, मैं कोई और देख लूंगी। अरे नहीं नहीं संगीता, प्रदीप तुम्हें इतने प्यार से दिलवा रहा है, ये साड़ी तुम ही पहनो। अरे दीदी, मैं आपके लिए कोई दूसरी साड़ी पसंद कर देता हूँ। नहीं भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, इस साड़ी का दूसरा कलर अपने लिए खरीद लेती हूँ। लेकिन दीदी, हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? हाँ मेघा दीदी, अगर आप दोनों एक जैसी साड़ी के दो अलग अलग रंग पहनकर पार्टी में आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने लिए कोई दूसरी साड़ी पसंद कर लो ना। अरे, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? और मैंने कहा ना कि मुझे ऐसी की ऐसी ही साड़ी चाहिए। हाँ, ये कर सकती हूँ कि कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, लेकिन मैं ठीक वैसी ही साड़ी पहनूंगी जैसी संगीता पहनेगी। ठीक उसी वक्त वहाँ दुकान पर मेघा का पति नवीन आ जाता है और मेघा को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। अरे मेघा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ संगीता और प्रदीप के साथ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हारे भाई प्रदीप और संगीता की एनिवर्सरी है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेता हूँ। साड़ी तो मैंने खरीद ली नवीन, ये देखो भाई ने दिलवाई है। साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक जैसे दो साड़ियाँ क्यों खरीदी? अरे नहीं नहीं नवीन जी, ये दूसरी साड़ी मेरी है। क्या हुआ ना, मेघा दीदी को भी वैसी ही साड़ी पसंद आ रही है जैसी मैंने अपने लिए खरीदी है। हाँ, जो साड़ी संगीता अपने लिए खरीदेगी, मैं भी उसी का दूसरा रंग खरीदूंगी। अरे नहीं मेघा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, उस दिन जब तुम वो सेट लेकर घर पर आई थी, मैंने तब भी तुम्हें समझाया था ना कि संगीता तुम्हारे भाई की पत्नी है। इस तरह हर चीज में उससे तुलना करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे कोई बात नहीं नवीन जी, मेघा दीदी मेरी बड़ी बहन है। अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ गई और उन्होंने रख ली तो इसमें परेशानी क्या है? वही तो मैं नवीन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे भाई है मेरा, और क्या हुआ अगर मैंने उसकी लाई हुई कोई चीज अपने पास रख ली तो? देखो प्रदीप, यहाँ बात भाई और बहन के रिश्ते की नहीं है, लेकिन कुछ चीजें एक पति पत्नी के बीच की होती है। तुम इतने प्यार से वो सेट अपनी पत्नी के लिए लाए थे। माना कि मेघा तुम्हारी बड़ी बहन है, लेकिन तुम उसके लिए भी अलग से गिफ्ट लाए थे ना। और संगीता से वो सेट लेकर मेघा ने अच्छा नहीं किया। वैसे भी मैं वो लौटाने ही वाला था। रिश्तों में प्यार बने रहने के लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। संगीता तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके लिए जो चाहे तोहफा लाओ, लेकिन मेघा तुम्हारी बहन है, उससे हर बात में तुम्हारी पत्नी से तुलना नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है भैया। आप सच कहते हैं नवीन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप तो मुझे सारी चीजें दिलाते ही रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। लेकिन न जाने क्यों जब से संगीता और प्रदीप की शादी हुई है, मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को संगीता के साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे माफ कर दो संगीत। कहते हैं ससुराल वालों का दिल अगर जीतना हो तो उसका रास्ता बस एक ही है,